अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्तियाँ ऑनलाइन। पुरानी तहजीबें ये समझती थी कि जानवर जैसे उनको नज़र आते हैं हमेशा से वैसे ही थे। मसलन आप इस टॉर्टॉइस को देख लीजिए। हमारा ये ख्याल था कि ये टॉर्टॉइस हमेशा से ऐसा ही है और वक्त के साथ साथ इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। और ये सिर्फ एक एनिमल की बात नहीं थी। आप पेंगुइन्स को ले लीजिए, आप शेर को ले लीजिए। इंसान ये समझता है कि इसे जैसा पैदा किया गया था हमेशा ये वैसा ही रहेगा। इस थ्योरी को स्पेशल क्रिएशन का नाम दिया जाता है। यानी अल्लाह ताला ने जिस चीज को जैसा पैदा किया है वो वक्त के साथ बदलती नहीं है। लेकिन इस थ्योरी के मुकाबले में एक और थ्योरी ने जन्म लिया जिसे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहते हैं। इसके बानी चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन थे जो कि इंग्लिश नेचुरलिस्ट थे। छोटी उम्र में चार्ल्स डार्विन ने बहुत से समंदरी सफ़र किए और उन्होंने बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन ला के हमें दी जिसे हमें पता चला कि एवोल्यूशन यानी वक्त के साथ साथ स्पीशीज में चेंज आती है। क्योंकि चार्ल्स डार्विन एक नेचुरलिस्ट थे तो उनका काम था कि वो पौधों को गौर से देखें, वो एनिमल्स को गौर से देखें, वो रॉक्स को, ज़मीन को गौर से देखें और वक्त के साथ साथ जो उनमें चेंजेस आती हैं उनको गौर से देखें। उन्होंने एक जहाज़ लिया जिसका नाम था HMS बीगल। 1832 में उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किया। 4 साल मुसलसल वो सफ़र करते रहे। बहुत ज़्यादा परेशान हुए, होम सिकनेस भी हुई और सी सिकनेस भी हुई, बीमार भी हो गए। ये चीज़ें हमें उनकी किताबों से नज़र आती हैं। लेकिन एक जजीरे पर उनकी नज़र पड़ी तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए क्योंकि उनके पास ऐसे गैजेट्स थे, उनके पास अपनी माइक्रोस्कोप थी जिसके ज़रिए वो मुख्तलिफ चीज़ों को गौर से देखते थे। यहाँ पर मैंने आपको डार्विन की माइक्रोस्कोप दिखाई है। मैं आपको डार्विन का रूट दिखाता हूँ। तो सबसे पहले वो यूरोप से निकले और साउथ अमेरिका आए। साउथ अमेरिका से होते हुए वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ गए, ऑस्ट्रेलिया से फिर साउथ अफ्रीका, फिर साउथ अमेरिका और फिर यूरोप की तरफ। तो तकरीबन पूरी दुनिया का चक्कर लगा लिया उन्होंने और उन्होंने एक नहीं एक से ज़्यादा सफ़र किए थे। लेकिन सबसे पहली ऑब्जर्वेशन उनको मिली अर्जेंटीना के साहली इलाकों पर जहाँ पर उनको एक जानवर नज़र आया। इसका नाम था आर्माडिलो। उन्होंने इसको पकड़ा पका कर खा लिया। उनका ये कहना है कि इसका टेस्ट डक की तरह है, लेकिन वो इसके शेल से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। उन्होंने इसके शेल को बहुत ज़्यादा गौर से देखा और हैरानी उनको उस वक्त हुई जब उनको कुछ फासले पर कुछ फॉसिल्स मिले जो कि ऐसे शेल के थे, लेकिन ये शेल बहुत बड़े थे। उन्हें मकामी लोगों ने बताया कि यहाँ पर बहुत बड़े-बड़े जानवर रहते थे जिनको ग्लिप्टोडोंटे कहा जाता था। उनके ऊपर ऐसे शेल मौजूद थे और यही वो फॉसिल्स हैं। ग्लिप्टोडोंटे बहुत बड़े एनिमल्स थे, उनको 100 बंदों से ज़्यादा भी खा सकते थे। जबकि उस वक्त आर्माडिलो मौजूद थे जो कि बहुत छोटा सा एक एनिमल था। डार्विन बहुत हैरान हुआ कि आखिर इतना बड़ा एनिमल इतने छोटे एनिमल में कैसे कन्वर्ट हुआ। उन्होंने ये बात अपनी किताबों में लिख ली और उन्होंने बाकी मैमल्स और बड़े-बड़े एनिमल्स को देखना शुरू कर दिया, जिनके छोटे वर्जन उनको उस वक्त भी कई जगहों पर नजर आ रहे थे। इसके बाद डार्विन ने रुख किया गलापागोस को। गलापागोस जजीरों का एक ऐसा इलाका है जहां पर डार्विन जाकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुके थे, उकताहट का शिकार थे। इसलिए उन्होंने गलापागोस जजीरों को जहन्नुम से तशबीह दी और उन्होंने इस जजीरों की खूबसूरती को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। यहाँ पर बहुत सी लाइफ नज़र आई, उनको क्रैब्स नज़र आए, उनको टर्टाइज नज़र आए। उन्होंने बहुत सी छिपकलियाँ और इग्वाना देखे। उन्होंने परिंदों पर भी गौर किया। कुछ अरसे के बाद उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन ली और वो ऑब्जर्वेशन ये थी कि मुख्तलिफ जजीरों के टॉर्टाइज के शेल डिफरेंट थे। डार्विन बहुत ज़्यादा हैरान हुए। टॉर्टाइज बहुत बड़े थे। डार्विन बाजू का इनके ऊपर बैठ जाते थे और सवारी भी करते थे। लेकिन जब भी वो किसी जजीरे पर जाते थे तो उनको टॉर्टाइज के शेल जो है वो डिफरेंट नज़र आते थे और जजीरे बहुत बहुत पास थे। डार्विन बड़े हैरान हुए कि इतने करीब करीब होने के बावजूद आखिर ये टर्टल एक दूसरे से डिफरेंट क्यों हैं। लेकिन उनको समझ ना आ सकी। उन्होंने फिर गौर किया परिंदों पर, तो उन्हें एहसास हुआ कि इन जजीरों के परिंदों में भी चेंजेस आई हैं। कुछ की चोंचें पतली हो गई हैं और कुछ की चोंचें मोटी हैं। रंगों में भी फर्क आया है। डार्विन ने इन फिंचेस पर, इन परिंदों पर बहुत ज़्यादा गौर किया, इनकी तस्वीरें बनाई और कुछ फिंचेस परिंदे गैलापागोस आइलैंड से अपने साथ ले लिए। उन्होंने ये भी मार्क कर लिया कि ये किस किस जजीरे के हैं और घर जाकर वो उन पर डिटेल्ड स्टडी करना चाहते थे। जब वो वापस पहुंचे तो उनको अंदाजा हो गया। उन्होंने रिसर्च की और उन्हें कुछ देर के बाद ये ख्याल आ गया कि ये तमाम परिंदे एक ही एंसेस्टर, एक ही जगह से आए हैं और छोटी छोटी वेरिएशन की वजह से एक दूसरे मुख्तलिफ हो गए। मसलन किसी का रंग बदल गया, किसी की चोंच पतली हो गई, किसी की चोंच मोटी हो गई, लेकिन इनके कॉमन एंसेस्टर हैं और वक्त के साथ साथ स्पीशीज चेंज होती हैं। स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी के बिल्कुल मुतजाद एक थ्योरी थी
कि वक्त के साथ साथ स्पीशीज चेंज होती हैं, लेकिन डार्विन ने इसका जिक्र किसी और से नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी किताबों में ट्री ऑफ लाइफ भी बनाया, जहां पर उन्होंने बताया कि स्पीशीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। हर स्पीशी किसी ना किसी तरीके से दूसरी स्पीशीज से कनेक्टेड है। वो अपना काम खुद ही करते रहे, लेकिन उनके एक जूनियर, उनके एक जवान साथी जिनका नाम था एल्फ्रेड रसल वॉलेस, वो भी इंग्लिश नेचुरलिस्ट थे, वो उनसे मिलने आए और उन्होंने बताया कि वो भी एक बहरी सफर पर जा रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म की ऑब्जर्वेशंस लेंगे, क्योंकि वो भी एक नेचुरलिस्ट थे। वॉलेस ने जब ये तमाम बातें डार्विन को बताई, तो डार्विन ने उन्हें अपनी थेरीज के बारे में नहीं बताया, क्योंकि उन्होंने अपनी थेरीज को बिल्कुल भी आम नहीं किया था। वो चर्च से भी डरते थे और वो बाकी लोगों से भी डरते थे जो उनकी थेरीज को अपोज करेंगे। वॉलेस यूरोप से होते हुए इंडोनेशिया के जजीरों पर आए। ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के जजीरों को उन्होंने अपनी रिसर्च का सेंटर बनाया। यहां पर मैं ये बता दूं कि ये सफर उन्होंने 1854 में किया। 8 साल का सफर था और 14,000 किलोमीटर उन्होंने तय किए। वो कई जजीरों पर जाते थे और वहां के एनिमल्स को और प्लांट्स को देखते थे। इनमें मशहूर जजीरा आर्कीपेलागो है। यहाँ पर उन्होंने बहुत से एडवेंचर किए और उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स को देखा। मसलन उनको सबसे ज़्यादा शौक बटरफ्लाइज को, तितलियों को देखने का था। तो उन्होंने नोट किया कि एक जजीरे में तितलियां एक जैसी होती थी, लेकिन जैसे ही वो किसी और जजीरे में जाते थे तो उनको तितलियों में कुछ ना कुछ वेरिएशंस नजर आती थी। मसलन यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की तितलियां हैं, बटरफ्लाइज हैं, जो मुख्तलिफ आइलैंड से ली गई हैं और आप इनमें फ़र्क देख सकते हैं। आपको किसी के कलर में फ़र्क नज़र आएगा, किसी के स्ट्रक्चर में फ़र्क नज़र आएगा। ये चीज़ रसल के लिए बहुत ज़्यादा हैरानकुन थी, क्योंकि रसल या वॉलेस नहीं जानते थे कि डार्विन ने ये चीज़ पहले नोट कर ली है कि वक्त के साथ साथ स्पीशीज में चेंजेस आती रहती हैं। उन्होंने तितलियों को देखते हुए इंसेक्ट्स को देखा, तो उन्हें इंसेक्ट्स में भी वो चेंजेस नजर आई। जहां जहां भी वो करीबी जजीरों में जाते थे, उनको कलर्स में चेंजेस नजर आती थी इंसेक्ट्स की, और उनके स्ट्रक्चर में भी कुछ चेंजेस नजर आती थी। क्योंकि वॉलेस इससे पहले अमेरिका और मुख्तलिफ इलाकों में फिर चुके थे, इसलिए उन्होंने एक बहुत अहम ऑब्जर्वेशन ली और उन्होंने ये बताया कि जैसे जैसे हम दूर के इलाकों में जाते हैं तो ये वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, चेंजेस बहुत ज़्यादा नुमायाँ होती हैं, लेकिन पास पास के जजीरों में चेंजेस बहुत ज़्यादा कम होती हैं। मसलन इन तितलियों को देखें, आप देखें तो इनमें चेंजेस बहुत कम है, क्योंकि करीब के जजीरों की हैं। लेकिन जब दूर के इलाकों में हम जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में अगर हम कंपैरिजन करते हैं, तो चेंजेस बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं। उन्होंने अपना एक ट्री ऑफ लाइफ बनाया और उन्होंने भी यही बताया जो कि डार्विन ने बताया कि तमाम स्पीशीज एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और उनमें वक्त के साथ साथ वेरिएशन आती हैं। लेकिन ये वेरिएशन क्यों आती हैं, ये बहुत बड़ा सवाल था। वॉलेस ने जो एक कमाल की ऑब्जर्वेशन ली, उन्होंने 2 जजीरों पर देखा कि मैमल्स कैसे हैं। तो जब उन्होंने लैम्बोक आइलैंड पर देखा, तो उन्हें वहां पर मैमल्स जो नजर आए वो ट्री कैंगरूज थे, जो दरख्तों पर कैंगरूज चढ़ते थे और इनके बॉडी में एक पॉकेट होती थी जिसमें इनके बच्चे महफूज रहते थे। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा से दूर एक और जजीरे पर आते थे जिनका नाम बाली था, वहां पर उनको मैमल्स जो नजर आते थे वो ट्री कैंगरूज नहीं थे, बल्कि वो मंकीज नजर आते थे। यहां पर उनको कोई कैंगरू नजर नहीं आता था और दूसरी तरफ उनको कोई मंकी नजर नहीं आता था। ये चीज बड़ी हैरानकुन थी वॉलेस की। वॉलेस ने एक लाइन बनाई और उसने बताया कि इस लाइन के इस तरफ, ऑस्ट्रेलिया की तरफ, जितने भी एनिमल्स हैं वो डिफरेंट हैं और एशिया की तरफ जितने भी जजीरों पर एनिमल्स हैं वो डिफरेंट हैं। इस लाइन को हम वॉलेस लाइन कहते हैं। और वॉलेस को एक दिन बीमारी में ये ख्याल आया कि ऐसा क्यों है। उसकी वजह वॉलेस ये बताते हैं कि बहुत अरसे पहले ये तमाम जजीरे ऑस्ट्रेलिया के साथ जुड़े हुए थे। ये उनका हिस्सा था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कैंगरूज होते हैं तो इन जजीरों पर भी कैंगरूज थे। पर वक्त के साथ साथ ज़मीन की साख्त बदली, एवोल्यूशन हुई, तो ये जजीरे जिन का कनेक्शन ऑस्ट्रेलिया के साथ हो, वहां पर हमें कैंगरूज नजर आते हैं। इसी तरीके से एशिया में बंदर थे, तो वक्त के साथ साथ जो जजीरे बने मलेशिया, इंडोनेशिया और एशिया से कनेक्टेड थे, उनमें हमें मंकीज नजर आते हैं। बात सिर्फ मंकीज और कैंगरूज की नहीं थी, बल्कि तमाम एनिमल्स डिफरेंट थे और इसकी वजह जमीन की एवोल्यूशन थी। इसके साथ साथ वॉलेस ये भी सोचते थे कि कुछ चेंजेस हमेशा आगे चली जाती हैं अगली जनरेशन में, लेकिन कुछ चेंजेस या वेरिएशंस आगे नहीं जाती, खत्म हो जाती हैं। एक दिन वॉलेस बहुत ज्यादा बीमार थे, तो अचानक उनके जहन में यह आइडिया आया कि मैसिव डेथ, बीमारी, डिजीज, शिकार वो चीजें हैं जिनकी वजह से कुछ चेंजेस जनरेशंस में आगे चली जाती हैं और कुछ चेंजेस आगे नहीं जाती। ऐसी चेंजेस जो कि स्पीशीज के लिए एडवांटेजेस हैं, जो उनको फायदा पहुंचाती हैं, वो आगे चली जाती हैं और वो मौत से बच जाती हैं। जबकि ऐसी चेंजेस जो उसके लिए नुकसान करती हैं,
उसे मैसिव डेथ का शिकार करती हैं, वो आगे नहीं जाती, वो उसी जनरेशन में ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए हमारी स्पीशीज़ आहिस्ता-आहिस्ता चेंज होती हैं। तो उन्होंने कहा कि स्पीशीज़ ऐसे चेंज होती हैं, उसमें 2 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है वेरिएशन, जानदारों में आहिस्ता-आहिस्ता वेरिएशंस आती हैं और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ वेरिएशंस मैसिव डेथ का शिकार हो जाती हैं क्योंकि उनको नुकसान होता है उस वेरिएशन के आने की वजह से, और कुछ ऐसी वेरिएशन होती हैं जो स्पीशीज़ को फ़ायदा देती हैं, इस वजह से वो मैसिव डेथ से बच जाती हैं। तो जो स्पीशीज़ मैसिव डेथ से बच जाती हैं, उनकी वेरिएशंस आगे उनकी जनरेशंस में चली जाती हैं। उन्होंने ये ख़्याल डार्विन को लिख के भेजा और डार्विन को एहसास हुआ कि अब उन्हें अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस को पब्लिश कर देना चाहिए। उन्होंने इस प्रोसेस को, जिसमें कुछ वेरिएशंस आगे चली जाती हैं और कुछ वेरिएशंस आगे नहीं जाती, मैसिव डेथ का शिकार हो जाती हैं, इसका नाम उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन रखा। डार्विन ने अपना पेपर, अपनी बुक को पब्लिश किया जिसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, और उनके दोस्त और उनके शागिर्द वॉलेस ने भी अपने पेपर को पब्लिश किया, अपनी किताब को पब्लिश किया, लेकिन उन्होंने अपने उस्ताद के नाम पर उसका नाम डार्विनिज्म रखा। तो उन्होंने बताया कि एवोल्यूशन तमाम जानवरों की, तमाम एनिमल्स एंड प्लांट्स की होती है और वक्त के साथ साथ ऐसी चेंजेस जो कि एडवांटेजेस होती हैं वो अगली जनरेशन में मुंतकिल हो जाती हैं और अगली जनरेशन चेंज होती रहती हैं। लेकिन इस थ्योरी में बहुत से मसले अभी भी हैं, उन पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और आपको एक दूसरा वर्जन भी दूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए